आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व सीईओ रवि नारायण की गिरफ्तारी की। जानेंगे कि ईडी ने एनएसई के पूर्व टॉप बॉस को क्यों गिरफ्तार किया है, उन पर आरोप क्या हैं। इसके अलावा समझेंगे कि कोलोकेशन घोटाला क्या है, एनएसई की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्ण और हिमालय की योगी का इस केस से कैसा कनेक्शन है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। ईडी ने मंगलवार 6 सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व टॉप बॉस रवि नारायण को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने फोन टैपिंग और कोलोकेशन स्कैम मामले में उनकी गिरफ्तारी की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक फोन टैपिंग मामले में एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए। एजेंसी का कहना है कि नारायण जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इस मामले में इससे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक अन्य पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णा और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। नारायण 1994 से 2013 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कई वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर इन लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी ने इस मामले में नई दिल्ली स्थित आईसेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, उसके अधिकारियों और डायरेक्टर्स आनंद नारायण, अरमान पांडे, मनीष मित्तल, एनएसई के तत्कालीन सीनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट रहे नमन चतुर्वेदी, एनएसई के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रवि वाराणसी और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। गृह मंत्रालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन की अवैध टैपिंग की बात कही थी। मंत्रालय के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने 2009 से 2017 के बीच प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर ये फोन टैपिंग कराई थी। सीबीआई का आरोप है कि प्राइवेट कंपनी ने साइबर स्पेस में कमजोरियों को तलाशने के नाम पर स्टडी की आड़ में ये फोन टैपिंग की। इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों ने एक एग्रीमेंट जारी किया था जो इस प्राइवेट कंपनी के फेवर में था। इसके बाद निजी कंपनी ने फोन टैपिंग के लिए मशीनें इंस्टॉल की, जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन है। आरोप यह भी है कि इस फोन टैपिंग से पहले कंपनी ने टेलीग्राफ एक्ट के तहत संबंधित अधिकारियों से मंजूरी भी नहीं ली थी। इस पूरी टैपिंग में चित्रा रामकृष्ण ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। चित्रा रामकृष्ण का नाम तब सुर्खियों में आया था जब उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मामलों में एक हिमालयन योगी के साथ जानकारी साझा करती रही थी। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। आइए उनको सुनते हैं। ये पुरानी का केस है और जैसे कि सबको पता है कि कोलोकेशन का जो ये स्कैम हो गया था, जब भी रवि नारायण साहब सीईओ थे, इसके बाद चित्रा जी उनके बाद जो सीईओ नियुक्त हो गई, तो मोटा मोटी ये कोलोकेशन स्कैम में ऐसा होता था कि काफी हद तक जो बड़ी बाइंग बड़े फंड्स या एफआईएस करते थे, इसकी जानकारी गिने चुने ब्रोकर्स को दी जाती थी। अभी ये कहना मुश्किल है कि कैसे की जाती थी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक अंतर होता था। जब ये ऑर्डर देने के बाद मार्केट को पता होने के पहले ये इंफॉर्मेशन इनके पास जाती थी और काफी हद तक लोगों ने काफी इसमें काफी पैसा भी कमाया था। ये बाद में जब घोटाला सामने आ गया, तभी पहली बार चित्रा जी को जब सीबीआई ने पकड़ा, तभी उन्होंने कहा कि वो इंस्ट्रक्शंस कोई योगी बाबा से लेते हैं जो हिमालय में बैठते हैं। हालांकि ये बातें सुनने के लिए काफी लोग सरप्राइजिंग थे, लेकिन इसका डेफिनेटली ये बात क्लियर था कि कहीं ना कहीं इनसाइडर इंफॉर्मेशन पास थ्रू हो रही है। अभी रवि नारायण साहब तो चित्रा जी के पहले सीईओ थे और उनके समय में भी ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये जो कोलोकेशन का जो घोटाला था वो चल रहा था, तो शायद अभी इस कारण से इनको आज सीबीआई ने पकड़ लिया है। अभी पूछताछ होगी। मेरे ख्याल से प्रदीप, अभी भी कहना मुश्किल है कि कितना समय इस केस को लगेगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। हो सकता है कि 6 महीना या साल भर भी लगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये जो घोटाला सामने आया है, ये आम निवेशकों के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि देखिए, जो निवेशक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पैसा लगाता है, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन एक समय अगर मिले तो ही उसको हम फेयर तरीका कहते हैं, तो वो शायद नहीं हो रहा था। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये केस कभी कैसे लंबा जाता है, लेकिन इसमें डेफिनेटली कोई बात नहीं कि इसमें बड़ी फ्रॉड की पॉसिबिलिटी लग रही है।
जो आने वाले दिनों में एक बार प्रूव होने के बाद ही हम सब सारे लोगों को पता चलेगी। बट डेफिनेटली ये इंडिया की जो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी की जो साइकिल है उसमें एक थोड़ा सा एक रुकाव है, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑनेस्टी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर इंडिविजुअल को कैपिटल मार्केट। इस मामले से जुड़े अब एक और खिलाड़ी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की बात करते हैं। संजय पांडे को लेकर कहा गया कि उनकी एक कंपनी थी आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी की मदद से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कर्मचारियों के फोन टैप किए गए थे। इस पूरे काम के लिए संजय पांडे को 4.45 करोड़ रुपए भी मिले। अब ये जो रुपए वाला खेल है, यहीं से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कई बड़े अधिकारी भी शक के घेरे में आए। जांच के दौरान ये सामने आया कि इन बड़े अधिकारियों ने संजय पांडे की कंपनी के फेवर में कई अग्रीमेंट किए। बाकायदा फोन टैपिंग की मशीनें लगाई गईं जिससे एनएससी के कर्मचारियों पर नजर रखी जा सके। इसे को लोकेशन घोटाले के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल को लोकेशन घोटाला करीब 1 दशक पहले हुआ था। ऐसे आरोप लगाए गए थे कि एक ट्रेडिंग मेंबर ओपीजी सिक्योरिटीज को 2012 से 2014 के बीच गलत तरीके से एनएससी बिल्डिंग में मौजूद को लोकेशन फैसिलिटी में जगह दी गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर ओपीजी सिक्योरिटीज ने सेकेंडरी सर्वर में लॉगिन करके कोलोकेशन फैसिलिटी में मौजूद दूसरे मेंबर से पहले डेटा जुटाना शुरू किया। इसके चलते ओपीजी सिक्योरिटीज के एल्गो ट्रेडर्स शेयर्स की खरीद बिक्री में दूसरों से आगे रहने लगे। कोलोकेशन के लिए ब्रोकर या कारोबारी एक्सचेंज के सर्वर को प्रॉक्सी के जरिए चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त शुल्क चुकाना होता है, मगर इसके जरिए उन्हें जानकारी पहले हासिल हो जाती है और वे मोटा फायदा उठा सकते हैं। समान सर्वर के चलते डेटा का ट्रांसमिशन तेजी से होता है और उन्हें जल्दी जानकारी मिल जाती है। जिन कारोबारी और ब्रोकरों के पास ये सुविधा नहीं है वे इस मामले में पीछे रह जाते हैं। सरल शब्दों में इसे सर्वर की नकल या क्लोनिंग कहा जा सकता है। सेबी की जांच में सामने आया कि ओपीजी सिक्योरिटीज को एनएससी के एक कर्मचारी की मदद मिली थी। अंदरूनी मदद के बिना स्टॉक ब्रोकर के लिए 10 दिसंबर 2012 से 30 मई 2014 के बीच लगातार सेकेंडरी सर्वर से कनेक्ट होना मुश्किल होता। सामान्य दिनों में जब प्रमुख सर्वर काम कर रहा हो तब भी बैकअप सर्वर के जरिए लॉगिन करने वाले यूजर्स को जल्दी जानकारी मिलती है। सेबी का कहना है कि ओपीजी और बाकी सहयोगियों ने इसी का फायदा उठाया था। एनएससी ने ओपीजी और उसके सहयोगियों को बैकअप सर्वर तक पहुंचने की अनुमति दी और इसके जरिए उनके ऑर्डर पहले पूरे किए गए। इसके अलावा एनएससी ने इस बात को भी नजरअंदाज किया कि संपर्क इंफोटेनमेंट के पास डार्क फाइबर कनेक्टिविटी देने के लिए टेलीकॉम विभाग का लाइसेंस नहीं है। इस बारे में हमने बात की एक्सपर्ट से, आइए उन्हें सुनते हैं। आपने सही कहा कि ये जो फ्रॉड हो गया था वो टेक्नोलॉजिकली बहुत सैवी फ्रॉड था, क्योंकि पुराने दिन में तो फ्रॉड होते थे लेकिन इतने हाई लेवल पे नहीं होते थे। और अभी नाम निवेशक के लिए, रिटेल निवेशक के लिए या इंस्टीट्यूशनल निवेशक के लिए डेफिनेटली जो ऑथेंटिसिटी होती है एक्सचेंज की और उनके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उसमें एक बात तो क्लियर है कि इंफॉर्मेशन सभी लोगों को एक ही समय मिलना चाहिए। अगर कई लोगों को जल्दी मिलती है तो डेफिनेटली उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि कितना नुकसान किसका हो गया है, बट डेफिनेटली काफी लोगों का भरपाई से फायदा हो चुका है। तो ये बात डेफिनेटली मार्केट्स के सारे पार्टिसिपेंट्स को पसंद नहीं आएगी और ये अनफेयर मीन से हुआ है। तो इसलिए प्रदीप, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रुका है तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसका जो पूरा रूट कॉज है, किस लोगों ने इसका भरपूर फायदा लिया, ये अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो सब जुडिस है। बट मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर को अभी अच्छा मानना चाहिए कि ये जो फ्रॉड है वो डिटेक्ट हो चुका है और अभी ऐसी कोई डेवलपमेंट एटलीस्ट एक्सचेंज में नहीं हो रही है। अगर सीनियर पुलिस ऑफिशियल भी इसमें आते हैं, अगर आते हैं तो डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से बहुत ही चौंकाने वाली बात रहेगी। बट हमको सभी को इंतजार रहेगा कि ये कोर्ट में फाइनली मैटर आए, उसकी प्रोसीडिंग होए और जो सच्चाई है वो सभी लोगों को प्रॉपरली मिले, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है कि ये पूरा जो कोर लोकेशन का जो सिलसिला था वो कैसे चलाया जाता था। जब हर्षद मेहता का स्कैम हो गया तभी सेबी नहीं थी, अभी सेबी है। उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर दिए, इनफैक्ट इनका काफी अच्छा रेगुलेटरी कंट्रोल इंडियन मार्केट्स पे है। लेकिन जब भी ऐसी बातें होती है तो हम यही कहते हैं कि सेबी ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो मैं यही कहूंगा कि इम्प्रूवमेंट के लिए ऑलवेज जगह होती है।
मुझे लग रहा है कि आने वाले कम से कम 5-10 सालों के लिए जिस प्रकार के मेजर सेबी ले रहा है, जिस प्रकार की पॉलिसी अथॉरिटी और रेगुलेशन है, डेफिनिटली इंडियन मार्केट्स काफ़ी सेफ है और ऐसी बातें मुझे नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट इन द नियर टर्म होने की अपेक्षा रहेगी। हमारी मार्केट्स काफ़ी क्लीन है, रेगुलेटेड है और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें, एशियन मार्केट्स को, तो हमारे कंट्री के रेगुलेटर्स को काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये बात जो हुई है, इससे हम ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकते बट हाँ, डेफिनिटली गुंजाइश है कि आगे चल के थोड़ी-सी और सेबी सख्त हो और डेफिनिटली ऐसे चीज़ें फ्यूचर में ना हो। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।